इस समय हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था कंटिन्यू किए हुए हैं। इसमें हम लोग इस समय हैं पार्ट 6 में। वैसे बीच में अगर देखा जाए तो संसद हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, अभी इसको हम लोग छोड़ रखे हैं। हाँ, स्किप किया गया कुछ समय के लिए, इसलिए किया गया है क्योंकि जब आप राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, यानी संघ की कार्यपालिका का जब आप अध्ययन करते हैं, संघ की कार्यपालिका का, तो संघ की कार्यपालिका में जब आप राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति को पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री को पढ़ते हैं और मंत्रिपरिषद को पढ़ते हैं ना, और उसके बाद आप उप प्रधानमंत्री को पढ़ते हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको तुरंत कहाँ जाना चाहिए? राज्य की कार्यपालिका में। राज्य की कार्यपालिका में जैसे आप कहाँ, संघ में आपने क्या पढ़ा? संघ की कार्यपालिका में हम लोगों ने देखा है किसे? राष्ट्रपति को। और हमने किसे देखा है ना? उपराष्ट्रपति को। इसके बाद हमने किसे देखा? पीएम को देखा, प्रधानमंत्री को। और हमने मंत्रिपरिषद को भी देखा है ना, और साथ ही हमने देखा किसे? उप प्रधानमंत्री को। और साथ ही हमने देखा किसे? महान्यायवादी को, है ना। तो जो संघ की कार्यपालिका है, इसमें इतने लोगों पे हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अब जैसे यहाँ इसमें बचता कौन है? यहाँ बचता है संसद हमारी। और संसद को आप जानते हैं, संसद में कौन? आपकी लोकसभा और आपकी राज्यसभा, इन्हीं को जो है रोका गया है ना। चूँकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप जानते होंगे कि भारत में संविधान के अनुसार, संविधान को अगर हम देखें तो ये समझ में आता है कि हमारे यहाँ सरकार 3 स्तर पे काम करती है, यानी कि और वो भी विषयों के अंतर्गत काम करती है। अगर आप ये सोचते हैं कि एरिया के अंतर्गत काम करती, तो नहीं, हमारी सरकारें विषयों के अंतर्गत काम करती हैं। विषय निश्चित किए गए हैं, वो विषय निश्चित किए गए हैं कहाँ? शेड्यूल 7 में किए गए हैं। यानी जो अनुसूची 7 है, शेड्यूल 7 है, 7 में आप जाते हैं, जानते कि 3 सूचियाँ हैं। एक सूची कौन सी है? संघ है, यानी यूनियन है। और एक कौन है? स्टेट की, आपकी यानी राज्य की है। और एक क्या है? समवर्ती सूची है। 3 सूचियाँ उसमें हैं। इन तीनों में जो विषय नहीं है वह अवशिष्ट विषयों के अधीन आता है ना। वो किसके अधीन है? अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत आता है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे जितने विषय दिए गए हैं, उन विषयों के अधीन शासन करना, कानून बनाना, कंट्रोल करना, अधिशासित करना, सारा कुछ कौन करता है? हमारी संघ की कार्यपालिका की जिम्मेदारी बनती है। और उन्हीं विषयों पे कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है हमारी। तो लोकसभा राज्यसभा को हमने क्या रखा है? अभी स्किप कर रखा है। इसको हम पढ़ेंगे कब? राज्य विधानमंडल के साथ पढ़ने वाले हैं, है ना। अब जब हम देखते हैं क्या दूसरा स्तर हमारा होता है क्या? ये तो पूरा संपूर्ण भारत के लिए एक तंत्र है। एक तंत्र कह सकते हैं कि एक प्रजातंत्र है। एक तंत्र तो नहीं कहूँगा मैं, एक ऐसा लोकतंत्र है जो क्या संपूर्ण भारत के लिए है, जो कि हमारी संघ सरकार है, और है ना। लेकिन जो स्टेट हमारी है, जो स्टेट गवर्नमेंट, दूसरे स्तर पे कौन आता है? राज्य सरकार हमारी आती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसके लिए भी संविधान में कह सकते हैं राज्य का संविधान एक तरीके से रखा गया है। और कहाँ रखा गया है? अगर संघ को रखा गया, संघीय सरकार को, पार्ट 5 में, तो राज्य सरकार की बात कहाँ की गई है? पार्ट 6 में की गई है ना। यानी कि जो है अब आपका संविधान का जो भाग 6 है, वो राज्य सरकार दूसरे स्तर की बात करता है। और जब राज्य सरकार की बात की जाती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी क्या है? यहाँ भी है राज्य की कार्यपालिका। क्या है? राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में जब आप पढ़ना चाहते हैं किसे? राज्यपाल को आप देखते हैं। सबसे जैसे आपने यहाँ राष्ट्रपति को देखा है, वैसे आपको किसे देखना होगा? राज्यपाल को। राज्यपाल, चूंकि यहाँ उपराष्ट्रपति है और यहाँ उपराज्यपाल है, लेकिन कहाँ है? वो संघ शासित राज्यों में है। तो चूंकि संघ शासित राज्यों में जो सरकारें चलती हैं, उनके लिए संविधान के भाग 8 में विशेष प्रावधान किया गया है, तो उनकी बात हमें यहाँ नहीं करनी है, उसको हम आगे बात करेंगे। राज्यपाल को यहाँ हमें देखना होगा, और देखना होगा सीएम को, स्टेट सीएम, और आपकी जो स्टेट की मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होती है, यानी जो मंत्रिपरिषद होती है किसकी? स्टेट की। हम इनका अध्ययन करेंगे, है ना। तो किसके साथ? जैसे आपने राष्ट्रपति पढ़ा, तो राष्ट्रपति के साथ हमें राज्यपाल को देखना चाहिए, क्योंकि तुलनात्मक रूप से भी 2023 के यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम हुआ है, GS2 में एक सवाल तुलनात्मक करके पूछा गया है। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा मेंस में, है ना। दूसरी बात है कि हम जब पीएम को पढ़ते हैं
तो हम सीएम को पढ़ेंगे साथ में। हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको बता दें कि हम लोगों ने किसे पढ़ चुके हैं हम लोग, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, पीएम को, मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री को, महान्यायवादी को। मेरा कहने का मतलब इतना यहाँ है कि जब आप राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं तो अब आपको राज्यपाल को पढ़ना चाहिए उसी के साथ, है ना। वो प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो यहाँ भी मुख्यमंत्री है, क्योंकि आपके यहाँ भी क्या है, डिप्टी सीएम होता है सभी स्टेट में, है ना, सभी स्टेट में होते हैं, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री को के बारे में बताते समय आपको हमने बताया था कि जो उप मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, उन्हें मात्र कुछ सत्ता सुख भोगने के लिए रखा जाता है। वो गठबंधनों का एक अपना सौदेबाजी है, इसलिए ऐसा पद है। जबकि संविधान के किसी अनुच्छेद में न डिप्टी पीएम की बात की गई है और ना ही डिप्टी सीएम की बात की गई है। ये चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, आगे भी आपसे करने वाला हूँ। हम किसको देख चुके हैं, मंत्रिपरिषद को हमने देखा, सेंट्रल मिनिस्टर्स को। तो हमें स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में जानना चाहिए, है ना। जैसे संघ सरकार है वैसे भारत के जो कि स्वायत्त राज्य 28 स्वायत्त राज्य हैं, 8 संशासित राज्य हैं। जो 28 स्वायत्त राज्य हैं वो राज्यों का अपना अलग एक संविधान है, जो कहाँ है, संविधान के अंदर ही भाग 6 में दिया रखा गया उन्हें। तो हमें किसे पढ़ना है, अब राज्यपाल को पढ़ना है, सीएम को पढ़ना है, डिप्टी सीएम को पढ़ना है और यहाँ की मंत्रिपरिषद को। और साथ ही जब हम महान्यायवादी को पढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा किसे, महाधिवक्ता को, है ना। हम महाधिवक्ता का अध्ययन करेंगे। और जब हम संसद को तब पढ़ेंगे, संसद को हम कब पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद, यानी कि इसके बाद जो हम जान लेते हैं राज्यपाल, सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता के बारे में जब हम जान लेंगे तो इसको जानने के बाद हम क्या करेंगे, हम सीधे जब संसद को शुरू करेंगे तो लोकसभा को हम पढ़ते समय किसे पढ़ेंगे, राज्य विधानसभाओं को। यानी हम किसे पढ़ेंगे, राज्य विधानसभा को साथ में तुलना करते ही पढ़ेंगे। और राज्यसभा को जो पढ़ेंगे तो हम राज्य में जो विधान परिषद होती है उसके बारे में अध्ययन हम कर लेंगे साथ ही साथ, है ना। और दोनों में एक विधेयक के संबंध में क्या संसदीय स्तर पे संघ में संसद को क्या अधिकार प्राप्त हैं, किस विधेयक पे कैसे क्या, वित्त विधेयक, धन विधेयक, है ना, सभी विधेयक पे कैसे क्या ज्वाइंट सेशन होगा, ये सारी बातें जो हम करेंगे तो तुलना करते हुए पढ़ेंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी का जो भी हाल ही में 2024 का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, उस मेंस एग्ज़ाम में जो GS2 एक सवाल वहाँ तुलना करके ही पूछा गया है। और एक नहीं 2 सवाल हैं राज्यपाल से, आप उठा के पेपर को देख लीजिए, 2 सवाल हैं। ये भी आप समझिएगा कि मेरे द्वारा जितना कुछ संविधान में आपको बताया जाएगा उसका सोर्स एम लक्ष्मीकांत ही हैं। हाँ, कुछ बातें फैक्ट बताई जाती हैं आपको, तो जो फैक्ट बताई जाती हैं ला के जोड़ दिया जाता है। बाकी जो सारी जो अवधारणा है, जो एक समझ है, वो हमसे कहाँ से ला के रखते हैं, एम लक्ष्मीकांत से ला के रखते हैं। अब हमें पढ़ना होगा किसे, हमें पढ़ना राज्यपाल को है। हमने कहा कि सरकारें 3 स्तर पर हैं, तो स्थानीय स्तर जो हमारी सरकारें हैं वो कहाँ है, संविधान का जो आपका पार्ट 9 है वहाँ है, यानी ग्राम पंचायत है। और जब आप कहाँ जाते हैं स्थानीय स्तर पे, कहाँ, पार्ट 9A में नगर पालिका में जाते हैं, यानी वहाँ भी है। लेकिन उससे हम तब पढ़ते हैं, हमें तब पढ़ना होगा जब हम पढ़ेंगे किसे, लोकसभा को। यानी जैसे हम अपनी पार्लियामेंट का स्टडी करेंगे, जब साथ ही राज्य विधानसभा को पढ़ेंगे, उसी समय हम किसे पढ़ेंगे, स्थानीय सरकार को पढ़ेंगे। यानी कह सकते हैं जो हमारी सरकार है, इस अगर तीनों को एक साथ आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मैचिंग करके पढ़िए, एक साथ पढ़िए। अगर ये कहा जाए जब आप लोकसभा को पढ़ रहे हैं, राज्यसभा को पढ़ रहे हैं और विधानसभा को पढ़ेंगे, विधान परिषद को पढ़ेंगे, उसी के साथ कनेक्ट हमें करना चाहिए किसे, लोकल गवर्नमेंट को। अगर लोकल गवर्नमेंट को आपने कनेक्ट कर दिया तो ये समझिएगा कि फिर आपको संविधान की अधिकतम बातें पता हो जाएंगी और कभी भी आपके अंदर कन्फ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज करने वाले ही हैं। क्योंकि आर्टिकल तो सबका अलग अलग है, और हाँ कुछ लोग जोड़ते हैं कि 101 जोड़ देंगे तो इतने में हो जाएगा, 51 जोड़ देंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसा कोई मेथड मत अपनाइए, क्योंकि मेंस लिखने के लिए आर्टिकल भी जो जानना आपको आवश्यक है और साथ ही उसकी अवधारणा को भी जानना बहुत आवश्यक है। अब हमें देखेंगे कि आखिरकार जो राज्य सरकार है या जो हमारी राज्य की कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका स्टेट में तो वैसे है ना, ऐसा तो है नहीं है। हम संघ को देखते हैं, संघ के पास एक बात मैं और जोड़ दूं, इसके साथ अगर देखा जाए तो एक स्तर ऐसा भी यहाँ जो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, क्या है, न्यायपालिका। जब हम किसे देखेंगे, न्यायपालिका, ये हम सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करेंगे तो उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं ना, हम उनको भी देख लेंगे, उसी के साथ देखेंगे। जितने भी हाई कोर्ट्स होते हैं उनका क्या प्रावधान है संविधान, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।
जब ऐसे आप करते हैं तो ये संविधान आपका GS2 है, चाहे यूपीएससी का मेंस दे रहे हो देना हो, चाहे स्टेट PCS किसी का मेंस देना हो, यहाँ तक कि आपको प्री भी देना हो किसी भी एग्जाम में, चाहे BPSC का, UKPSC, MPPSC कहीं भी जा रहे हो, APPSC कहीं भी आपको देना हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब इस मेथड पे पढ़ते हैं तब, क्योंकि हाँ एक समस्या होती है, लोग इस तरीके पढ़ाना नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि इसका सारा भार किसके ऊपर होता है, पढ़ाने वाले ऊपर। जो इस पर लेक्चर देगा उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए लोग पढ़ाने से भागते हैं। लोग अलग अलग ही इसको लेक्चर देते हैं, सोचते हैं बच्चे का काम है, बच्चा अपने आप ही क्या कर लेगा, इनको सेटअप करेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उसका क्या होगा, हमसे क्या लेना देना। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा अक्सर टीचर इस बात को सोच लेता है, इसीलिए एक साथ पढ़ाने को तैयार वो होता नहीं है। बहुत सारे सवाल प्री के ही बने हुए हैं, जैसे लोग कहते हैं कि राज्यपाल के पास भी शक्तियाँ हैं ना, उसके वो कार्यकारी शक्तियाँ उसके पास हैं, जो भी शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, क्या उन शक्तियों पर सवाल नहीं बनता है? पूछा गया है। जो राज्यपाल हमारा है ना, उसकी कार्यकारी शक्तियों पर प्री में यूपीएससी में 2013 में सीधा सवाल फंसाते हुए कॉन्सेप्ट रख करके पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आप मेरी बातों को अच्छे समझ जाएंगे कि क्या महत्ता है। चाहे वो राज्यपाल की विधायी शक्ति हो, चाहे न्यायिक शक्ति हो, सब पर सवाल बने हुए हैं प्री में ही, और मेंस की तो बात ही मत करिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती हैं ना, उस पर भी एक बार बन चुका है सवाल प्री लेवल पर। कहाँ? यूपीएससी में। हम यूपीएससी की बात आज बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जब आप कंपेरिजन करना शुरू करते हैं तो असली खेल कहाँ होता है। यूपीएससी ही क्या करता है, जब मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो क्या करता है, वो कोरिलेट करवाता है, और उसी रास्ते पे चल पड़ा है कौन? यूपीपीएससी। उत्तर प्रदेश का जो आयोग है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी ऐसे ही चल रहा है, यानी कि वो भी उसी पथ पर अग्रसर है, वो भी क्वेश्चन वैसा ही बनाना चाह रहा है। ARO का एक पेपर हुआ था हाल ही में, उसको आप देखेंगे तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, कि हाँ ऐसे सवाल पूछे गए हैं कहाँ, प्री एग्जाम में। और जब प्री में ऐसे पूछे गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि मेंस में क्या वो यूपीएससी को कॉपी नहीं करेगा, है ना। तो राज्यपाल पढ़ने से पहले, राज्य की कार्यपालिका पढ़ने से पहले एक सवाल है किसका? यूपीएससी का। क्या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 1 जुलाई 2018 में आया था? मैं यूपीएससी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। क्या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जुलाई 2018 उपराज्यपाल और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच राजनीतिक संघर्ष को सुलझा सकता है? परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन है 2018 का, ये उस समय का विवाद है। अरविंद केजरीवाल और उस समय वहाँ उपराज्यपाल कोई जंग करके, नसीब जंग, क्या नाम, नसीर जंग ऐसे कुछ नाम है, नजीब जंग जो भी नाम है, नाम था। वहाँ उस समय उपराज्यपाल थे, वो बड़ा उठापटक चलती थी, उस पर यूपीएससी ने मेन से सवाल बना लिया। एक सवाल बनाया, उसके बाद कब 2022 का बता रहा हूँ आपको मैं, जिस राज्य सरकार को पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, या राज्य कार्यपालिका पे मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ, उस पर मेंस के 2 सवाल पहले ही 18 में, तुम बता दिया कौन सवाल है। 2022 से पूछा गया क्या कि राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिए। क्या राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिए। साथ ही क्या राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को विधायिका के समक्ष बिना पुनः प्रख्यापित करने की वैधता पर चर्चा कीजिए। ये सवाल 2022 का है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस गवर्नर को आप पढ़ने जा रहे हैं या जिस राज्य कार्यपालिका अध्ययन करने आप जा रहे हैं, वहाँ 2018-2022 क्वेश्चन निकाला गया, किसके द्वारा? यूपीपीएससी के द्वारा, है ना। तो एक सवाल और आपके क्या 2023 की बात करूं मैं, पूछा गया कि संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारणों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब आप एक कब का 356 की बात कर रहा है, और 356 क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन का होना, यही ना। तो कहाँ है? यही राज्य कार्यपालिका में है। ये 3 क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूँ। ये बात जाने कि गवर्नर मेंस ही नहीं, प्री में भी इस चैप्टर की एक खास बात रहेगी कि हम लोग जैसे ही पढ़ते जाएंगे इस पार्ट को, गवर्नर को, वैसे जितने सवाल यहाँ बने हुए हैं सॉल्व करते हुए जाने वाले हैं। उस पर ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे। प्रीवियस ईयर में चाहे यूपीएससी पूछा गया हो, चाहे किसी स्टेट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर चर्चा जरूर किया जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ चूँकि कोरिलेट करके ही सवाल प्री में पूछे जा रहे हैं। अभी जो मैंने कहा मेंस 2023 पूछा गया है
कि 1990 के दशक के मध्य यानी किसका दुरुपयोग हो रहा था, 356 का, क्या उसमें कमी आई या नहीं आई, आपको उसका विवरण प्रस्तुत करना है। अब ये तो कहीं है ही नहीं, क्या एम लक्ष्मीकांत जिसके बारे में लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, उसका उत्तर देना हो तो कैसे दोगे उत्तर, बस क्या करोगे, जो प्रेसिडेंट रूल है यानी जो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 उसी को आप दे देंगे क्या, ऐसा तो करने वाले हैं नहीं। क्या उसी को लिख देंगे बस हो जाएगा कि राज्य में आपातकाल आएगा, उसका आधार क्या होगा, अरे ऐसे नहीं होगा। आप दो बातें तो बता सकते हैं कि हाँ 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है, आप यही बता सकते हैं कि इसका आधार होता है कि राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब क्या होता है, उसके कई कारण ही बता सकते हैं उसके अंदर जाके आप, और ये लिख देंगे कि हाँ यही बस इतना हो गया, इससे नहीं होगा। क्योंकि क्या कह रहा है क्या कि कम आवृत्तियों के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों पर चर्चा कीजिए। क्यों कम हुआ, क्यों घटा, क्या केंद्र ने राज्य जो क्या राज्य पर आपातकाल लाया जाता है तो क्या केंद्र राज्य को अपने अधीन करना चाहता है क्या कौन से कारण है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी कहा था, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सवाल यूपीएससी में 2023 के मेन से पूछा गया था उस क्वेश्चन पर 356 पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टेटमेंट है कि इस अनुच्छेद को क्या करना चाहिए, डेड करने दे देना चाहिए, यानी इसे डेड आर्टिकल घोषित करना चाहिए 356 को, क्योंकि जो के संघ सरकार होती है उसका क्या करती है, बहुत दुरुपयोग करती है। इन्होंने बात कह दिया था कि लगभग अभी देखा भी जाए संविधान के आने के बाद से देश में कम से कम 356 का दुरुपयोग करते 250 बार से अधिक राष्ट्रपति शासन राज्यों में लग चुके हैं। अगर जितने राज्य हमारे यहाँ हैं सभी राज्यों को आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा 250 बार से अधिक राज्यों में क्या लग गया, एक ही राज्य में नहीं सभी राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो यानी अब आप समझ सकते हैं कि गवर्निंग रूल और प्रेसिडेंशियल रूल की बात मैं करने जा रहा हूँ। यही कारण है कि हमने कैसे चुना है किसे, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, जब हमने राष्ट्रपति जाना है तो राज्यपाल को जानना आवश्यक है, क्योंकि मेंस में, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था कि बात समझिएगा, प्री ठीक है आर्टिकल 51 तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, हाँ आर्टिकल 1 to 51 तक नो प्रॉब्लम, आप मेंस को टेंशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट आएगा तो वहाँ से जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं वो सीधे नहीं बनते हैं, वो जो भी मेंस क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो कोरिलेट किए जाएंगे, संसदीय कार्य संचालन या संघ कार्यपालिका के विस्तार के साथ ही राज्य कार्यपालिका विस्तार को जोड़ते सवाल पूछा जाएगा। ये बात आप समझिएगा, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, जो उसमें पदाधिकारी हैं चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, सबको कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जब आप पार्ट 5 में आते हैं तो आप मजबूर हो जाते हैं किसके साथ, कि आप को रिलेट करिए, नहीं तो मेंस आपसे दूर रह जाएगा। क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आप प्री में प्रॉब्लम होगी, ऐसा मत सोचिएगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको प्री का बता रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। एक सवाल दे रहा, कह रहा कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं की गई है। चौथा ऑप्शन क्या रखा गया, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर किया जाता है। देख रहे हैं, एक पूरी तरह कहाँ घुसा हुआ है, अंदर में है। और ये सवाल यूपीएससी 2013 में पूछा गया, मतलब जो जब पूछा गया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अंदर लेके जाते हैं। क्या ऐसा सवाल लोग कहते हैं यूपीपीएससी नहीं पूछेगा, यूपीपीएससी भी आरओ के एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा है स्टेटमेंट पे ला करके। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल की तरफ ही जाना चाहिए, यानी हमें अवधारणाओं को भी समझना चाहिए। एक सवाल और देखिए आप, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। आप कभी तो ध्यान देते नहीं राज्यपाल की क्या शक्ति है, ये तो आप छोड़ देंगे। लेकिन वहाँ सवाल कर रहा है क्या कि किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। 1
राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना पड़ता है। नंबर 2, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नंबर 3, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ क्या करता है, सुरक्षित रखना। नंबर 4, राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिए नियम भी बनाता है। अब आप सेट कर दिया, कह रहा है 1 और 2 दोनों सही हैं, केवल 1 और 3 सही है, कह रहा है कि केवल 2, 3, 4 सही है, फिर कह रहा है 1, 2, 3, 4 सब सही हैं। अब ये सवाल है, तो क्या कुछ ऐसा, तो जब हम पढ़ेंगे इसे, मेरा सीधा मतलब जब हम पढ़ेंगे किसे, जब हम पढ़ेंगे गवर्नर को, राज्य कार्यपालिका को, तो इस समस्या से आपको क्या मिल जाएगा, निदान मिल जाएगा, ये 100% गारंटी है। अगर आपने कोरिलेट कर दिया तो क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन यूपीएससी 2014 में पूछा गया है, समझे आप, 2014 का है ये। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों पर विचार करिए। शक्तियों को जोड़ते हुए जब पूछा जाता है तो जो विधेयक के संबंध में शक्ति होती है उसके बारे में पूछा जाता है, जो बिल होते हैं, है ना, कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, कब नहीं लौटाएगा, राज्यपाल को उसके साथ जोड़ दिया जाएगा कि क्या राज्यपाल को भी ऐसी शक्तियां मिली हुई हैं। जैसे क्वेश्चन सुनिएगा, राष्ट्रपति के लिए गवर्नर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर दोबारा वापस भेजने पर वह स्वीकृति के लिए बाध्य है। क्या राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए बाध्य है? दूसरा, राष्ट्रपति संसद द्वारा पेश धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा पेश धन विधेयक को लौटा सकता है। तीसरी बात, क्या राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, लेकिन राष्ट्रपति के विचार हेतु रख सकता है। चौथा ऑप्शन, क्या यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यकता होती है, जरूरी है क्या ऐसा? अब ये क्वेश्चन ये भी 2015-16 के आसपास पूछा गया है, नहीं अभी हाल ही का, 15-16 का नहीं है। तो यानी ये किस पर है, ये उन विधेयक पर सवाल बना लिया गया है जो अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल विधानमंडल में आए हुए बिल को क्या करता है, राष्ट्रपति के लिए, मतलब उसे सिग्नेचर करने से पहले सुरक्षित कर लेता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, कि राष्ट्रपति की अनुमति होगी तब मैं उसे सिग्नेचर करूंगा। तो आप समझ सकते हैं इस चैप्टर की महत्ता ये है, जब तक आपने राष्ट्रपति को पढ़ा, जब तक आपने राष्ट्रपति को पढ़ा है तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप जब कंपैरेटिव स्टडी शुरू करते हैं तो ये जिम्मेदारी आपके यहाँ बढ़ जाती है कि आपको, मैंने जितना आपको लेक्चर दे दिया है, या कुछ ऐसे भी हैं जिस पे हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाया है ना, तो वे कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। तो जैसे मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, इस पर कम से कम ये मान कर चलिएगा कि राज्यपाल के साथ हम 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। जब राज्य कार्यपालिका खत्म होगी तो 2-3 सवाल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जिस लेक्चर को रिकॉर्ड करना आसान नहीं होता है वो सिर्फ ऑफलाइन ही संभव है। जैसे भी आपने देखा कि बहुत सारा नोट्स आपने बनाया है ना, जैसे आपने प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व को बनाया है ना, राष्ट्रपति का जो उत्तरदायित्व क्या है ना, इन सबको जितना आपने, या सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा का, या व्यक्ति उत्तरदायित्व, इस पर जितने सवाल आपने बना के रखा है, प्रधानमंत्री की क्या योग्यता होती है बनने के लिए, किसी भारत के प्रधानमंत्री कैसे कौन बनेगा, ये सारी बातें जब आप करते हैं तो आप देखिए कि उसके लिए कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया गया है। जो सही है कि मेंस के लिए अगर क्वेश्चन फॉर्मेट से बनाना हो तो लेक्चर रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको उसका आंसर ही बताना हो फॉर्मेट तैयार करके तो फिर संभव नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे संदेह पैदा होंगे और आपका डाउट उसमें क्लियर नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातें ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको राज्य की कार्यपालिका पढ़ने से पहले ये समझना चाहिए, क्योंकि हम पहले इसलिए नहीं बताए इसे, क्योंकि जब आप संघ की कार्यपालिका पढ़ लेंगे तब आपको हम बताने वाले हैं कि राज्य की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका मिल करके मेंस के लिए आपके लिए कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। यानी 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं मेंस में। प्री में तो कोई बात ही नहीं है, प्री में आएंगे तो ये क्वेश्चन में कई सवाल आपसे बना लिए जाएंगे। तो हम किसे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। जैसे ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की संघीय शासन में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, जैसे यहाँ आपको मिलेगा कौन, राष्ट्रपति मिलेगा, यानी प्रेसिडेंट मिलेगा। यहीं आपको कौन मिलेगा,
मिनिस्टर्स मिलेंगे और पीएम भी यहीं मिलेगा आपको, है ना, और वाइस प्रेसिडेंट भी आपको मिलेगा। ये सारे कहाँ हैं, सब के सब कार्यपालिका में है। वैसे ही अब विधायिका में आएंगे तो लोकसभा आपको मिलेगी यहाँ, और कौन मिलेगी, राज्यसभा मिलेगी, है ना। और न्यायपालिका में आएंगे तो एक स्वतंत्र भारत के लिए इकलौता इंटीग्रेटेड कोर्ट कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मिलेगा। वैसे ही जब स्टेट गवर्नमेंट को आप पढ़ते हैं, जब आप कहाँ जाते हैं, पार्ट 5 की बात चल रही है, नहीं पार्ट 6, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पार्ट 6 में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात जब हम करते हैं संघीय शासन की, तो इसका जानते हैं क्या है, पार्ट 5 है, यहाँ बात करते हैं हम। तो कार्यपालिका, जब स्टेट गवर्नमेंट को हम देखना चाहते हैं तो कार्यपालिका में यानी हमें किसे पढ़ना होगा, हम देखेंगे गवर्नर को, गवर्नर के साथ किसे देखेंगे, सीएम को, और किसे देखेंगे, मिनिस्टर्स को देखने वाले हैं। यानी 3 यहाँ क्या हो जाते हैं, बहुत ही मुख्य हैं। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जा रही है, यानी मंत्रिपरिषद की बात, यही 3 हैं। ये जो डिप्टी सीएम वगैरह है ना, इनको बस ऐसे ही जैसे वो लोग लॉलीपॉप के पकड़ा दिया गया डिप्टी सीएम बना करके, वैसे हम लोग भी उनको पढ़ लेंगे, बहुत कुछ विशेष बात वहाँ रहेगी नहीं। जैसे इस सेंट्रल में, सेंट्रल क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखते हैं तो वहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही आप देखें कहाँ विधायिका, विधायिका में यहाँ कौन मिलेगा आपको, मिलेगी क्या, राज्य विधानसभा मिलेगी, राज्य विधानसभा। और जिन राज्यों में से भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, 6-7 राज्यों में है, तो जिन 6-7 राज्यों में है यानी कि विधान परिषद हमें मिलेगी, यहाँ हमें विधान परिषद का अध्ययन करना होगा। और स्टेट में जब आएंगे, यहाँ न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट मैंने कहा है, यहाँ हाई कोर्ट है, और उसके अधीन सबॉर्डिनेट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अदर कोर्ट हैं, वो आते हैं। अब एक बात होती है कि क्या हम राज्य सरकार की कोई परिभाषा दे सकते हैं, क्या राज्य सरकार की परिभाषा दी जा सकती है, नहीं। क्या है, संविधान ने कहीं पर राज्य सरकार, जब पार्ट 6 यानी जब संघ सरकार की बात उसने किया, कहाँ पार्ट 5 में, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट जो कि राज्य सरकार है, इसकी कोई परिभाषा दिया या नहीं दिया, संविधान के किसी आर्टिकल में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। हाँ, हमारे संविधान की प्रकृति क्या है कि हमारा संविधान सरकार कैसे बनाता है, एक क्या संघात्मक एकात्मक दोनों बनाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जहां जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारा का सारा पावर क्या कर लेती है, अपने अधीन कर लेती है ना। और वहीं स्टेट गवर्नमेंट स्वायत्त होते हुए भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि सारी शक्तियां जो उसको मिली हुई हैं वो शून्य हो जाती हैं, यानी सारी शक्तियां उसकी कहाँ चली जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चली जाती है। ये बात समझ या नहीं समझ है। यानी अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि जो आपको लगता है ना कि यहाँ नंबर 1 पे कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, और नंबर 2 की अगर बात हम करते हैं तो कौन आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है हमारी, है ना। और जब हम बात करते हैं हाँ नंबर 2 पर, और नंबर 3 पे जब हम आते हैं तो हमने आपको शुरू में बताया है क्या कि यहाँ लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। तो जब इनको बात करते हैं आप, जो स्थानीय सरकार होती है, तो स्थानीय सरकार की जो हम बात करते हैं तो स्थानीय सरकार वास्तव में किसके अधीन होती है, स्थानीय सरकार स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होती है। ये बात आप अच्छे से समझिएगा। लेकिन क्या राज्य, जो राज्य सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, क्या वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, नहीं है। क्योंकि जो स्टेट होते हैं वो हमारे जो राज्य हैं, वो राज्य क्या है, वो स्वायत्त है। इसीलिए उनको संविधान में भाग 6 में अलग से उनके लिए प्रावधान दिया गया है। अगर उसी के अधीन होते तो वो जो अनुसूची से आप देखते हैं, कौन सी अनुसूची 7 को देखते हैं, जहाँ सूची क्या है, राज्य सूची है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जो कभी आपसे सवाल इस बात को कोई कर देता है, कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है, तो ना अधीन नहीं है, वो स्वायत्त है। क्योंकि इसीलिए आप सेंट्रल जो स्टेट होते हैं, जो संघ शासित राज्य होते हैं, यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं, उनको आप उनके अधीन कह सकते हैं संघ के। लेकिन जो स्वायत्त राज्य हैं, जैसे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, है ना, ये जो राज्य हैं, आपका राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, ये जो राज्य हैं, ये क्या हैं, ये स्वायत्त राज्य हैं। और इसी की मांग बार बार कौन करता था, जम्मू कश्मीर कहता था मुझे स्वायत्त बना दो, तो स्वायत्त नहीं बनाया गया। कुछ सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि उसे घोषित कर दिया, क्या, यूनियन टेरिटरी स्टेट बना दिया, उसने स्वायत्त नहीं बनने दिया। तो स्वायत्त है, यानी कि ये अधीन, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है
वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहती है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं उसके विषय जो होते हैं वो कहाँ से निश्चित किए जाते हैं, जो बजट का होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ, लोकल गवर्नमेंट भी अपने आप में क्या है, एक स्वायत्त संस्था है, क्योंकि उसके लिए भी संविधान में भाग 9 रखा गया है। और ये भी आप समझिएगा, जो पार्ट 9 है किसके लिए, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उसके लिए जो संविधान का आपका पार्ट 9 है, उसमें जब आर्टिकल आप 243 को देखते हैं और साथ ही इसके साथ रीड विद क्या करते हैं, आपका शेड्यूल जब आता है, कौन सा शेड्यूल 11 आता है, तो शेड्यूल 11 में आप समझिएगा 29 विषय ऐसे हैं जिन पर स्थानीय सरकार का अधिकार होता है कुछ भी करने का। तो यानी कि ये आप कह सकते हैं कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है ना, वो भी अपने आप में क्या है, एक स्वायत्त संस्था है, वह भी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। अधीन ये भी नहीं है, इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ सामान्यतः मान लिया जाता है कि स्थानीय सरकार राज्य सरकार के अधीन है, जबकि संविधान को अगर देखा जाएगा वास्तव में, क्योंकि उसे संविधान ने क्या किया है, एक उसे प्रदान किया अनुसूची 11, जिसमें कहा है 29 विषय हैं और 29 विषयों पर स्थानीय सरकार का एक अधिकार है। और समझ सकते हैं, तो यानी क्या हुआ, यहाँ तो कोई किसी के अधीन है ही नहीं। तो जब कोई किसी के अधीन ही नहीं है तो एक बार सोच के देखिएगा आप कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसका काम ही क्या है, इस संघीय सरकार का फिर काम क्या है। संघीय सरकार ओवरराइड करती है, राज्य सूची के विषयों पर ऐसी परिस्थितियां कानून बनाएगा। समवर्ती भी अगर संघीय सरकार ने कोई विषय किसी विषय पर कानून बना दिया तो राज्य सरकार का कानून मान्य वहाँ नहीं होगा, ओवरराइड कर जाए कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट होगा ओवरराइड कर जाएगा। और जो तीनों अनुसूचियों में कहीं कुछ नहीं होगा तो अवशिष्ट शक्तियां आर्टिकल 248 किसके पास जाएगा, केंद्र के पास जाएगा, केंद्र ही ऐसे विषयों पर कानून बनाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जहाँ देखा जाता है कि संघ सरकार पूरी तरह नियंत्रित करती, जैसे कि जिसे हम जिस स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ने जा रहे हैं, जो हम राज्यपाल को पढ़ने जा रहे हैं, वो राज्यपाल वास्तव में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट जैसा ही तो है। यानी केंद्र सरकार राज्य में एक अपना नागरिक, प्रथम नागरिक बैठा देती है ना, किसी राज्यपाल को। भले लोग कहते हैं ना एजेंट के जैसा वो काम करता है, तो बहुत सारी बातें हैं, तर्क बहुत सारे हैं। तो यहाँ ये आप कह सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, चूँकि संघ सूची, चूँकि हमारा संविधान वास्तव में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बात को आप जानते हैं। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, इसीलिए उसमें शक्तियों के विभाजन विषयों के आधार पर कर दिया गया है। और वो बहुत ही अच्छी बात है कि शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 में उन्हें डिवाइड कर दिया गया है, बता दिया गया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसलिए हम ये नहीं कह पाएंगे कि भाई देखिए जो है क्या कहते हैं, कहीं परिभाषा मिलने वाली है किसकी, राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार की कोई परिभाषा नहीं है, क्या परिभाषा दिया जाए, इतना कंपेरिजन करने के बाद बात तो निकल के ही आई है ना। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की कोई परिभाषा नहीं है, हम इतना ही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि संविधान ने केंद्र जैसी ही व्यवस्था राज्यों में भी अपनाई है। इसके अलावा कोई परिभाषा राज्य सरकार की हम दे नहीं सकते हैं। जहाँ पर अगर ये कहा जाए, जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 6 में बार बार कह रहा हूँ, जो पार्ट 6 है ना, ये राज्यों के संविधान की बात करता है। यहीं शुरू क्या होता है, राज्यों का संविधान यहीं प्रारंभ होता है। यह कह सकते हैं कि अगर संविधान सभा ने राज्यों के लिए संविधान अलग से बनाया होता तो हर राज्यों का अपना अपना अलग संविधान होता, लेकिन संविधान सभा ने सभी राज्यों के लिए उसी संविधान में प्रावधान कर दिया और एक ही पार्ट में सबको पिरो दिया। जो संघ शासित राज्य हैं उनके लिए पार्ट 8 दे दिया और यहाँ पार्ट 6 किसे दे दिया है, जो स्वायत्त राज्य हैं। स्वायत्त राज्यों की यानी राज्य की कार्यपालिका का जो पूरा प्रावधान किया गया, ये नहीं कह सकता कि परिभाषा दीजिए, आप कोई परिभाषा नहीं दे पाएंगे। सीधी बात क्या करेंगे, संविधान ने केंद्र जैसी व्यवस्था राज्यों में भी अपनाई है, जैसे कि यहाँ गवर्नर है, सीएम है, राज्य मंत्रिपरिषद है, महाधिवक्ता है, और सरकार का कार्य संचालन कैसे हो ऐसी बात की गई है ना। अब बात ये होती है कि आखिरकार केंद्र सरकार जो होता है वो कहाँ अप्लाई होती है। तो देखिए भाई, केंद्र सरकार पूरी तरह कहाँ, पूरे भारत में है। केंद्र सरकार पूरे भारत में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, क्षेत्रफल है। और जो क्या कहते हैं, अगर संविधान हमारा 200 नॉटिकल मील सागर में है तो वहाँ भी हमारी कौन है, केंद्र सरकार है, यानी भारत सरकार, ठीक। और राज्य जो सरकारें होती हैं वो विशेष राज्य में ही होती हैं, जो उनका विशेष राज्य है, यानी जैसे यूपी का अपना एरिया है उतने में खाली है बस। ये नहीं कह सकते कि योगी जी एमपी के मुख्यमंत्री हैं,
ऐसा तो नहीं कह सकते हो ना कि नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ देवरिया के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, यही कह सकते हैं। अब ये बात होती है कि जो पार्ट 6 है जिसमें बात किया जाता है किसकी, राज्य कार्यपालिका की, इसमें संवैधानिक उपबंध क्या किए गए हैं। तो साधारण रूप में अगर देखा जाए तो एक आर्टिकल 152 है, क्योंकि यह जो पार्ट 6 है ये राज्यों का संविधान है। तो अनुच्छेद जो 152 है ये क्या बताता है, आर्टिकल 152 क्या कहता है, कहता है कि वो राज्यों की बात की जा रही है जिसमें जम्मू कश्मीर नहीं है। लेकिन 2019 में जो हमारी संसद ने संशोधन कर दिया, 104वां है क्या, ऐसे कुछ होगा अमेंडमेंट, उसके थ्रू क्या कर दिया गया है, 104वां संविधान संशोधन 2019 में क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर को संशासित घोषित कर दिया गया। तो अब यह भी 370 जो खत्म हो गया है, 370 के प्रभाव मुक्त, यानी कि कह सकते हैं उसका प्रभाव खत्म होने से 152 में कौन आ गया है, अब जम्मू कश्मीर भी आ गया है, पहले नहीं था। यानी 2019 के पहले नहीं था कौन, जम्मू कश्मीर 152 के अंतर्गत राज्य नहीं था। इसलिए कहा जाता था कि अरे भाई बताइए कि क्या संविधान जम्मू कश्मीर लागू नहीं लागू था भाई, वहाँ उस राज्य का अपना विशेष संविधान था, 370 के अधीन था। तो 370 अब नहीं है तो जम्मू कश्मीर भी 152 में आ चुका है इस समय। तो 152 साधारण है, जनरल प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सीधी बात किसका करता है, कहता है क्या, वो कहता है भाई 152 कि यह उन राज्यों यानी जो समस्त भारत के राज्य हैं उनकी बात की जा रही है सिवाय जम्मू कश्मीर के। लेकिन 2019 के बाद परिभाषा बदल गई, अब यहाँ जम्मू कश्मीर भी शामिल है। ये बात समझ गए आप। तो राज्य यानी एमपी बिहार चूंकि उन्हीं कार्यपालिका पढ़ने जा रहे हैं, आप अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 36 के अधीन जहाँ राज्य की परिभाषा दी गई है यहाँ उसको मत लाइएगा। वह राज्य विधि निर्माता है, समझिएगा मेरी बात, वहाँ वो सरकार है, वो विधि निर्माता है जो कानून बना सकता है। वहाँ राज्य हमारी संसद भी है और राज्य विधानमंडल भी हैं और वहाँ प्राधिकारी भी हैं और अन्य प्राधिकारी भी हैं। तो वहाँ आप जा करके उससे तुलना मत करिएगा, वहाँ और यहाँ डिफरेंट है। ठीक, कार्यपालिका की बात करेंगे, राज्य कार्यपालिका की बात करेंगे तो ये अगर 153 से लेकर के 167 है, यानी आर्टिकल 153 to 167 तक है। विधानमंडल कहाँ है, 168 से 212 है ना, 168 से 212 तक। और राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है ना वो जानते कहाँ है, आर्टिकल 213 में है। वैसे ही राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कहाँ है, 123 में है। हमारे प्रेसिडेंट के पास कहाँ है, 123 में है। और हाई कोर्ट का अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट का जो प्रावधान किया गया है राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में नहीं हाई कोर्ट है। ऐसा नहीं कि 28 राज्य में हाई कोर्ट है। अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हमारे यहाँ 24 राज्यों में है ना, एक दूसरे राज्य को उसके सबॉर्डिनेट कर दिया जाता है। तो 214 से लेकर 231 तक क्या है, हाई कोर्ट है। और उसके बाद जो हमारे यहाँ सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, उनका प्रावधान संविधान करता है 233 से लेकर 239 तक। यानी कि भाग 6 जो है यानी पार्ट 6 है वह राज्य को ही बताता है कि किसकी कार्यपालिका, ये किसके संविधान की बात चल रही है, वो 152 बता देता है। और वही बताता है कि कार्यपालिका कहाँ होगी राज्य की, कहाँ से कहाँ, और ये बताता है कि यहाँ सरकार को कैसे बनेगी, विधानमंडल होगा, जनता सदन कैसे आएगा, और साथ ही साथ राज्यपाल की जो विधिक शक्ति है उसको बताएगा। और न्यायपालिका क्या, राज्य का सबसे उच्च स्तर पे जो कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट होगा, जिसे आप क्या कहेंगे, स्टेट का क्या है, वो उच्च न्यायालय है। लेकिन संपूर्ण भारत के लिए एक इंटीग्रेटेड कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, उसी का सबॉर्डिनेट कौन है, हाई कोर्ट है। और चूंकि हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट हमारे डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं, जो अदर कोर्ट होते हैं, वो सब आते हैं। उनकी चर्चा हम कहाँ करेंगे, आर्टिकल 233 से 239 तक करने वाले हैं। अब हम बात किस पे करने वाले हैं, सीधी बात 152 के बारे में चर्चा आपसे कर चुका हूँ कि राज्य है, इसमें परेशान नहीं होना है। वही राज्य है जो हमारे आर्टिकल 1 को आप जब पढ़ते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो उन्हीं राज्यों की चर्चा यहाँ की जाएगी। जो राज्य हैं, जितने प्रकार के राज्य बताए गए हैं, उन्हीं राज्यों की बात यहाँ की जाएगी। लेकिन 12 और 36 का इसका कोई संबंध नहीं है, ये अपने दिमाग में रखे रहिएगा। अब हम बात करने वाले किस पर हैं, यानी कि कार्यपालिका 153 से 167, यहाँ किस पर चर्चा करेंगे, सीधा सीधा गवर्नर पर। तो राज्य सरकार यानी राज्य की कार्यपालिका में हम सबसे पहले किसे पढ़ रहे हैं, राज्यपाल को। राज्यपाल के संबंध में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, उसकी नियुक्ति के संबंध में, नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगा, है ना, ये सारी बातें होंगी। क्या कारण है कि संविधान सभा ने राज्यपाल को प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनने का तरीका नहीं चुना। ये जानना होगा कि राज्यपाल का प्रत्यक्ष चुनाव क्यों नहीं होता है। अगर कोई राज्यपाल बनना चाहता है, राज्यपाल जो नियुक्त होता है उसकी अर्हता क्या है, योग्यता,
उसके पद की क्या कोई शर्तें हैं, तो उसका भी आप विथ आर्टिकल स्टडी करेंगे। यानी जो भी पढ़ेंगे सब आर्टिकल रहेंगे उसमें। ऐसा नहीं किसी आर्टिकल को हटा के बस ये कहानी सुना दी जाएगी, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, आर्टिकल नहीं बताते हैं, बस चीज़ों को लिखवा देते हैं। आर्टिकल अगर आपको नहीं पता है तो बाद में प्रॉब्लम होगी। टीचर जब स्वयं ही आर्टिकल ठीक से नहीं जानता है तब वो आर्टिकल ना बता करके सीधा कहानी सुना के लिखवा देगा, पॉइंट ख़त्म, कहेगा बस यही एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम देने बच्चा जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि टीचर ने गलत कहा या सही कहा। शपथ का प्रावधान क्या अनुसूची 3 में है या कहीं अलग आर्टिकल में है, उसकी बातें की जाएंगी। शपथ कौन दिलाएगा उसकी बात होगी। पदावधि, इसका ऑफिस टर्म क्या होगा, कितने समय के लिए होगा, क्या ये 5 सालों के लिए होगा, वास्तविकता है क्या इसकी, ये जानना होगा। वेतन क्या दिया जाएगा, इसका विशेषाधिकार क्या होगा, साथ ही इसके शक्ति एवं कार्य क्या हैं। और उसके बाद अंतिम में हम देखेंगे क्या भूमिका, इसकी जो भूमिका होती है कहाँ कहाँ, जो विभिन्न समितियों की रिपोर्ट आती है ना, जो विधानमंडल की समितियां होती हैं, वैसे भी जो कमेटी गठित होती हैं राज्य में, उन सबका रिपोर्ट ये सदन में रखवाता है, तो उसकी बात होगी कि रिपोर्टों पर किसकी भूमिका क्या होगी राज्यपाल की। इन सारी बातों पे चर्चा हम करेंगे, लेकिन ये बातें होंगी कब, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप बने रहिए, धन्यवाद।